नमस्कार, यह है वर्ल्ड न्यूज कॉर्पोरेशन और आप देख रहे हैं WNC न्यूज। पेश है आज सुबह का समाचार बुलेटिन। एक भी खबर फालतू नहीं और कोई खबर लापता नहीं। आज है कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी, विक्रम संवत 2077, तदनुसार 27 नवंबर 2020 शुक्रवार। यह है आज के समाचारों की एक झलक। भारत के साथ बातचीत और तालमेल जारी, ऐसा कहा चीन ने। भारत में 7.5 करोड़ लोगों के शरीर में वायरस पहुंच चुका। दिल्ली सीमा पर पहुंचे आंदोलनकारी किसान। OIC में पाकिस्तान को फिर झटका, कश्मीर पर चर्चा नहीं। और सिब्बल तथा आजाद पार्टी छोड़ दें, अमरिंदर ने किया इशारा। समाचारों की कमी नहीं है। और हाँ, अंत में हम आपसे पूछेंगे एक सवाल। आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। चीन और भारत मौजूदा गतिरोध के समाधान के लिए 8 दौर की वार्ता के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों से सैनिकों की वापसी के लिए स्पष्ट, समन्वित और गहन संवाद बरकरार रख रहे हैं। चीनी और भारतीय सेनाओं ने मई में शुरू हुए सैन्य गतिरोध को दूर रखने के लिए 6 नवंबर को कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत की थी। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल रेन गुओकियांग ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत के बाद से सीमावर्ती इलाकों में स्थिति कुल मिलाकर स्थिर बनी हुई है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत का सिलसिला और तालमेल बरकरार है। भारत की आबादी के करीब 7% लोग, जिनकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है, अगस्त तक कोरोना से संक्रमित हो चुके थे। यानी तब तक देश में 7.43 करोड़ लोगों के शरीर में कोरोना वायरस पहुंच चुका था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के दूसरे सीरो सर्वे में यह खुलासा हुआ है। सर्वे से यह भी पता चला है कि शहरी झुग्गियों में यह वायरस सबसे अधिक फैला है, जबकि इसके बाद शहरों के दूसरे इलाकों का नंबर है और उनके बाद यह ग्रामीण इलाकों में फैला है। लेंसेट ग्लोबल हेल्थ प्री प्रिंट के जरिए सामने आए नतीजों के मुताबिक 10% से कम सीरो प्रसार इशारा करता है कि भारत में एक बड़ी आबादी को अभी भी कोरोना वायरस का खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है, प्राकृतिक या टीकाकरण से हर्ड इम्यूनिटी हासिल होने तक अधिकतर भारतीय शहरों में संक्रमण का फैलाव होता रहेगा। अधिकतर विशेषज्ञों का दावा है कि 50% से अधिक लोगों में एंटीबॉडीज विकसित होने के बाद देश में हर्ड इम्यूनिटी बन जाएगी और कोरोना वायरस का खतरा बहुत घट जाएगा। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली चलो मार्च के तहत पंजाब से चले किसानों के दिल्ली के करीब पहुंचने के कारण कल दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ा दी। पुलिस का कहना है कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अगर दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच भी जाते हैं, तब भी उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। बताया जा रहा है कि देर रात प्रदर्शनकारी किसान पानीपत पहुंचे हैं और आज सुबह फिर उनका काफिला दिल्ली की ओर कूच करेगा। बहुत से अन्य किसान दिल्ली की सीमा पर जमे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में जुटे पाकिस्तान को एक बार फिर झटका लगा है। कश्मीर का मुद्दा इस्लामी सम्मेलन संगठन यानी OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक के एजेंडा में नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की भी बड़ी किरकिरी हुई है, जिनके दफ्तर ने बुधवार को बयान जारी कर ऐलान कर डाला था कि कश्मीर के मुद्दे पर OIC में चर्चा होगी। बाद में OIC ने आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें कश्मीर का कोई जिक्र नहीं था। इसमें यह भी कहा गया कि बैठक में फिलिस्तीन, हिंसा के खिलाफ जंग, कट्टरवाद और आतंकवाद, इस्लामोफोबिया और धर्म के अपमान के अलावा मुस्लिम अल्पसंख्यकों और गैर सदस्य देशों के हालात, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रोहिंग्याओं के लिए फंड जुटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल द्वारा तल्ख बयानबाजी के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कल कहा कि पार्टी के आंतरिक मुद्दों को सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं लाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पार्टी छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के भीतर लोकतंत्र की कमी के आरोपों को खारिज करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपनी शिकायतें पार्टी प्रमुख या कार्य समिति के सामने रखने के लिए स्वतंत्र हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि यदि आपको कोई शिकायत है तो आप पार्टी अध्यक्ष या कार्य समिति के पास जा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि उन्हें यह सीख पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिली थी जब वे कांग्रेस के सांसद थे। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने नेपाली शीर्ष नेतृत्व से कल मुलाकात की और दोनों देशों ने परस्पर सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने पर सहमति जताई। इस दौरान श्रृंगला ने अपने नेपाली समकक्ष के साथ विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। सीमा रेखा को लेकर विवाद के बीच दोनों देशों के संबंधों में तनाव है, लेकिन कल पहली नेपाल यात्रा पर श्रृंगला का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। वे नेपाली विदेश सचिव भरत राज पौड्याल के निमंत्रण पर गए हैं। प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा के अनुसार श्रृंगला ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से उनके आधिकारिक निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। श्रृंगला ने नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली से भी मुलाकात की और कोविड-19 की महामारी को रोकने में मदद के लिए भारत की सहायता के तहत एंटीवायरस दवाई रेमडेसिविर की 2000 से अधिक शीशियां उन्हें सौंपी। इससे पहले उन्होंने अपने नेपाली समकक्ष से मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ललन पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ दलबदल के लिए प्रलोभन देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। कल पटना में एफआईआर दर्ज कराने के बाद पासवान ने कहा कि मैं गरीब हूं लेकिन बिकाऊ नहीं। लालू प्रसाद यादव ने कथित तौर पर कुछ दिन पहले ललन पासवान को बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार का साथ देने के लिए प्रलोभन दिया था। इस बीच झारखंड में भाजपा के एक नेता की ओर से हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है, जिसमें लालू प्रसाद यादव द्वारा जेल में मोबाइल फोन के प्रयोग का जिक्र करते हुए जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है और साथ ही कार्रवाई का आग्रह भी किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय अगले सत्र से इंजीनियरिंग की पढ़ाई मातृभाषा में शुरू करने जा रहा है और इसकी शुरुआत पहले कुछ चुनिंदा आईआईटी और एनआईटी से होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने यूजीसी को निर्देश दिया है कि वह छात्रों तक छात्रवृत्ति और फेलोशिप समय से पहुंचाना सुनिश्चित करे और इस संबंध में एक हेल्पलाइन भी शुरू करे। डॉक्टर निशंक ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए विभिन्न बोर्डों की पढ़ाई का जायजा लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं का एक सिलेबस तैयार करेगा। जम्मू कश्मीर की राजनीति में बीते कुछ समय से गुपकार गठबंधन को लेकर काफी सियासी हलचल चल रही है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उसके 3 नेताओं ने एक साथ अलविदा कह दिया है। पीडीपी नेता धमन भसीन, फलैल सिंह और प्रीतम कोटवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पता चला है कि इन तीनों नेताओं ने इस्तीफा देते समय एक पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया है कि सांप्रदायिक तत्वों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। ऐसे में हमारे पास पार्टी को छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित रोगियों के फेफड़ों के ऊतक या टिश्यू अधिकतर मामलों में ठीक हो जाते हैं। यह बात एक नए अध्ययन से साफ हुई है। नीदरलैंड के रेड बाउंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि अस्पतालों के गहन चिकित्सा कक्ष यानी आईसीयू में भर्ती रोगी ज्यादा अच्छी तरीके से ठीक हो पाए। कोविड-19 से बुरी तरह संक्रमित होने के बाद ठीक हो चुके 124 रोगियों पर एक अध्ययन किया गया। रोगियों के फेफड़ों की सीटी स्कैन से जांच की गई। इन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया और 3 महीने बाद शोधकर्ताओं ने तीनों श्रेणियों के रोगियों के स्वास्थ्य का जायजा लिया तो पता चला कि सभी श्रेणियों के रोगियों के फेफड़ों में ऊतक अच्छी तरह से ठीक हो चुके थे। शोधकर्ताओं ने बताया कि उन रोगियों के फेफड़ों में बेहतर सुधार दिखाई दिया जिनका इलाज आईसीयू में हुआ था। मुंबई की एक यात्रा कंपनी जेम टूर्स एंड ट्रेवल्स ने एक यात्रा पैकेज पेश किया है, जिसके तहत इच्छुक लोगों को अमेरिका ले जाया जाएगा और वहां पर कोरोना का टीका लगवाया जाएगा। इसके लिए अभी कंपनी किसी भी तरह का कोई अग्रिम भुगतान नहीं ले रही है। ट्रेवल ऑपरेटर ने एक व्हाट्सएप मैसेज में पैकेज के बारे में और जानकारी देते हुए कहा, सबसे पहले कोरोना वैक्सीन पाने वाले लोगों में शामिल हों। जैसे ही फाइजर की वैक्सीन की अमेरिका में बिक्री शुरू होती है, यानी कि 11 दिसंबर के आसपास, तब हम इसे अपने कुछ वीवीआईपी क्लाइंट्स को देने के लिए तैयार होंगे। इस पैकेज की पूरी कीमत 1,74,999 रुपए है, जिसमें मुंबई न्यूयॉर्क मुंबई की उड़ान की कीमत, 3 रातें और 4 दिन वहां ठहरने का खर्च और वैक्सीन लगवाने का खर्च भी शामिल होगा।
रिश्वतखोरी के मामले में भारत को एशिया में पहले नंबर पर आंका गया है। दूसरे नंबर पर कंबोडिया और तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया का नाम आया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के मुताबिक भारत में घूसखोरी की दर 39% है। देश में 47% लोग मानते हैं कि पिछले 12 महीनों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। 63% लोगों की राय है कि सरकार भ्रष्टाचार से निपटने में अच्छा काम कर रही है। सर्वे के अनुसार भारत में सरकारी सुविधाओं के लिए 46% लोग निजी कनेक्शनों का सहारा लेते हैं। रिपोर्ट कहती है कि रिश्वत देने वाले करीब आधे लोगों से घूस मांगी गई थी। वहीं निजी कनेक्शंस का इस्तेमाल करने वालों में से 32% ने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो उनका काम नहीं होता। केंद्र के नए कानूनों और उसकी कुछ अन्य नीतियों के विरोध में केंद्रीय श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते केरल, पुडुचेरी, ओडिशा, असम और तेलंगाना में कल बंद रहा। कई अन्य राज्यों में भी आम जनजीवन प्रभावित रहा। श्रमिक संगठनों के दावों के अनुसार इस हड़ताल में 25 करोड़ श्रमिक शामिल रहे। कृषि और श्रम क्षेत्र में केंद्र के नए कानूनों और उसकी कुछ अन्य नीतियों के विरोध में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। तमिलनाडु के 13 जिलों में पूर्ण बंद की स्थिति रही, जबकि अन्य जिलों में औद्योगिक हड़ताल जारी रही। पंजाब और हरियाणा में राज्य परिवहन निगम की बसों का भी चक्का जाम रहा। झारखंड और छत्तीसगढ़ में बालकों समेत अन्य जगहों पर पूर्ण हड़ताल रही। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में आम जनजीवन प्रभावित रहा। और अब आज का सवाल, भारत के लगभग कितने करोड़ लोगों के शरीर में कोरोना वायरस पहुंच चुका है? जरा हम भी तो देखें कि खबरों को आप कितनी गंभीरता से देखते हैं। सही जवाब देने वालों के नाम कल के बुलेटिन में बताए जाएंगे और ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उपलब्ध होंगे। और यह है कल के सवाल का सही जवाब देने वालों के नाम: अक्षय कुमार, अनिल कुमार, अभिषेक बिस्वाल, अमर कांजीलाल, अमित कुमार, अशोक पारुलेकर, आदर्श बाबू, RS अरोड़ा, ओम प्रकाश गोयल, कल्पेश जुकार, कृष्ण मल्होत्रा, KS टेक्निकल, KV विशाल, टीकाराम खवारिया, ठाकुर शिवी सिंह, नायर शशि, निवेदिता तिवारी, पुष्कर राज, प्रदीप बनर्जी, प्रदीप रावत, बबाई नंदी, बाबला चटर्जी, विजय कुमार सेनापति, भानु प्रताप सिंह, मूलचंद गुप्ता, रंजना अरगड़े, रवि प्रताप सिंह, रवि शुक्ला, राजेंद्र कुमार, विजय कुमार मल्होत्रा, विद्याभूषण, विनय कुमार श्रीवास्तव, विनीत कुमार, विनोद बिहारी, शिवशंकर यादव, संजय नामदेव, सत्येंद्र सिंह, सुजीत केशरी, सुनीता मल्होत्रा, सुनील कुमार, सुरेश तारा सिंह, हर्षित गुप्ता और हिमजोंग वांगरे। दोस्तों, ये था आज का समाचार बुलेटिन। हम देते हैं सटीक और निष्पक्ष समाचार, न इधर न उधर, सीधे खबर। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।